वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थराइटिस के बारे में। दोस्तों अर्थराइटिस हमारे एमएसएन सेकेंड की का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइस प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा लोग इस अर्थराइटिस से परेशान रहते हैं और ये डिज़ीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए इसको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सब फर्स्ट में है कि अर्थराइटिस जान लेते हैं क्या होता है। तो अर्थराइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर ऑफ जॉइंट। द मेन सिम्टम ऑफ अर्थराइटिस आर जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस। दोस्तों जो अर्थराइटिस होती है वो एक इन्फ्लामेशन होती है वन और मोर जॉइंट। जो हम लोगों की जॉइंट होती हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाना उसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं। और द मेन सिम्टम ऑफ अर्थराइटिस आर जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस। और जो अर्थराइटिस का मेन सिम्टम्स है वो है जॉइंट पेन। जॉइंट बॉडी के बहुत सारे जॉइंट होते हैं, किसी भी जॉइंट में पेन होना। और स्टिफनेस का मीन्स होता है ऐंठने लगता। जिन जिन पेशेंट को अर्थराइटिस रहता है उनको ज़्यादातर मॉर्निंग में उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो ऐंठने लगते हैं, स्टिफनेस होने लगते हैं। तो ये तो रहा एक छोटा सा इंट्रो कि अर्थराइटिस एक इन्फ्लामेशन होती है जिसका मेन सिम्टम होता है कि जॉइंट पेन होता है। यदि वैसे भी आपको छोटा सा इंट्रो बताना चाहेंगे कि ऑर्थो का मीन्स होता है, ऑर्थो का मीन्स होता है बोन। जो बोन की सपोज ये एक बोन है और एक बोन ये है, तो यहाँ पे जॉइंट है। तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाना और यहाँ पे पेन होना, स्टिफनेस होना, इस कंडीशन को हम अर्थराइटिस बोलते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद हम अर्थराइटिस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप है अपना ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियो का मीन्स आप लोगों को पता होगा कि बोन होता है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस। देन सेप्टिक अर्थराइटिस। सेप्टिक अर्थराइटिस वो होती है कि जिसमें इन्फेक्शन की वजह से यदि अर्थराइटिस कॉज हो रही है तो वो सेप्टिक अर्थराइटिस होगी। देन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये भी इसमें भी बहुत ज़्यादा बोन वीक हो जाती हैं। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहला हम देखेंगे आज की वीडियो का जो डिस्कशन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में रहेगा। तो चलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस देख लेते हैं। पहले आप ये जान लें कि ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और अर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। जो जॉइंट में इन्फ्लामेशन आता है उसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, फर्स्ट टाइप है अर्थराइटिस का। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इंट्रोडक्शन क्या बोलता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़। यहाँ तक आप समझने का प्रयास कीजिए। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो एक डीजनरेटिव डिसीज, जॉइंट डिसीज है। कैसे डीजनरेटिव का मीन्स ये हुआ कि जैसे एक बार यदि जैसे सपोज ये जॉइंट है, सपोज ये जॉइंट है, तो जॉइंट में कार्टिलेज होती हैं। कार्टिलेज होती हैं, हर एक जॉइंट में कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। तो यदि एक बार कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो गया तो वो दोबारा से नहीं बनता। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है कि एक डीजनरेटिव यदि एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर वो जनरेट नहीं होता। आप लोग शायद मीनिंग समझ गए होंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसी डिसीज है जिसमें कि डीजनरेटिव एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो वो दोबारा जनरेट नहीं होता, मतलब एक बार नष्ट हो गया तो दोबारा नहीं बनता। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी डिसीज है, एक ऐसी जॉइंट डिसीज है जिसमें जो डिजनरेसिव है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ स्लोली प्रोग्रेसिव। और ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। जो जॉइंट पेन है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है। और नॉन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ मोबाइल जॉइंट मीन्स कि ये नॉन इन्फ्लामेटरी, मतलब इसमें इन्फ्लामेशन, ज़्यादातर इन्फ्लामेशन देखने को नहीं मिलता। और ये मूवेबल पार्ट, बोन की जितने भी मूवेबल पार्ट होते हैं वहाँ पे, जैसे कि हमारा नी हो गया, नी मीन्स घुटना हो गया, जांग हो गया, हिप हिप मीन्स जांग होता है। तो ये सारे पोजीशन पे जो है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज होती है। देन पार्टिकुलरली वेट बियरिंग
आर्टिकुलेशन मीन्स कि जब हमारी बॉडी जब वेट ज़्यादा जो है तो बियर करती है, जैसे कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो उनका वेट बढ़ जाता है, और तब यदि वेट बढ़ेगा तो जोड़ हमारे जितने भी जोड़्स होते हैं गाइस, आर्टिकुलस का मीन्स जोड़ होता है, हमारे जितने भी बॉडी के जोड़ होते हैं वहाँ पे प्रेशर पड़ता है और वो ज़्यादा फंक्शन करने उनमें लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे जो है तो ऑस्टियो जो बोन होती हैं वो बोन का एंड पार्ट है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है, और ये जो है तो कॉज होती है कौन, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो गाइस आशा करते हैं कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसका इंट्रो आपको समझ में आया है। देन ऑस्टियोआर्थराइटिस का सेकंड पॉइंट क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ कार्टिलेज। वही बता रहा है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों हो रहा है कि जो कार्टिलेज होती है, जॉइंट में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, दैट सराउंडेड, और ये जो कार्टिलेज है वो सराउंडेड होती है, मतलब बोन की जॉइंट के आइट साइड में ये सराउंडेड होती हैं, एंड प्रोटेक्ट द एंड ऑफ बोन, और ये बोन की जो एंड पार्ट होती है, लास्ट वाली पार्ट होती है, उनको प्रोटेक्ट करके रखती है, और मेनली ये प्रेजेंट होती है हिप जॉइंट। अब हिप जॉइंट कहाँ पे होता है, ये जो बोन हमारी ये जो फीमर बोन है वो कनेक्ट होती है पेल्विक बोन से, तो वहाँ पे जो जॉइंट बनता है उसको हम हिप जॉइंट बोलते हैं। आपको एक छोटे से पिक्चर के थ्रू हम दिखाना चाहेंगे कि बोन में कैसे कैसे चेंजेस आ जाते हैं। तो हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि गाइस यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे ये जो आपको प्रेजेंट दिख रहा है ये ब्लू कलर में, ये है कार्टिलेज होती हैं। देन आप यहाँ इस वाले डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहाँ पे बिल्कुल कार्टिलेज दिख नहीं रहे हैं, और यहाँ पे तो एक भी कार्टिलेज नहीं है, और देन यहाँ पे रेडनेस आ गया है, यहाँ पे रेडनेस और स्वेलिंग भी थोड़ी बहुत दिख रही है। तो ये कंडीशन हो जाती है यहाँ की जो यहाँ पे ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं ये कार्टिलेज होती हैं, और ये आप देख पा रहे हैं कि जॉइंट के आइट साइड जो है तो सराउंडेड होती हैं, और बोन को जो है तो एक दूसरे से टकराने से प्रोटेक्ट करती हैं, जिससे जो है तो यदि बोन बार बार टकराती नहीं है तो वो बहुत अच्छी प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। जब आपस में बोन टकराएंगी तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों, जब बोन से बोन का मतलब कनेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे इंजरी होती है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि जो कार्टिलेज है वो प्रोटेक्ट करता है हमारी बोन की इंड पार्ट को। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ए डिसेबिलिटी इन द एल्डरली पर्सन। अब आप लोग समझिएगा कि जैसे जो पर्सन ओल्ड हो जाते हैं, जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो उनकी जो बोन की जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये कॉज करता है सबसे ज़्यादा ओल्ड पर्सन में, और उस पर्सन को डिसेबिलिटी मतलब कि वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाएंगे, और उनको चलने फिरने में मूव करने में परेशानी क्रिएट होती है। दैट वेट बियरिंग जॉइंट हिप नी हैंड्स एंड वर्टिब्रा कॉलम द मोस्ट अफेक्टेड। मीन्स कि ये बता रहा है कि जो जब किसी पेशेंट का वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी उनको हो जाती है, तो उनकी सबसे ज़्यादा हिप जॉइंट, नी जॉइंट, हैंड्स, वर्टिब्रा कॉलम, ये ऐसे पार्ट है जो बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस से अफेक्टेड होते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अभी हम लोग ने देखा कि आर्थराइटिस 3 टाइप्स की है, बट इसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस कितने टाइप्स की होती है। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला टाइप्स है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसमें क्या कहता है कि प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस अकर इन एल्डरली मोर कॉमनली इन वुमेन देन मैन। और ये जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये सबसे ज़्यादा वुमेन को कॉज करती है, देन इसके बाद मैन को होती है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस का द मेन कॉज ऑफ प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसका जो मेन कॉज है माइनर ट्रॉमा। यदि किसी को ट्रॉमा हो गया है, कोई मतलब इंजरी हो गई है, इंजरी की वजह से हो सकता है,
हेरिडेटरी मीन्स कि उसकी फैमिली मेम्बर्स में यदि उसके मम्मी या पापा को था तो उसको हो सकता है। ओबिसिटी इसका रीज़न हो सकती है, क्यों? क्योंकि वेट वजन है, वेट ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे प्रेशर पड़ता है। देन एजिंग, यदि पेशेंट के एज बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसको कॉज हो सकता है। देन दीज आर लीड टू चेंजेस इन एटिक्यूलर कार्टिलेज ऑफ द जॉइंट, और जो जॉइंट्स वहाँ पे प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज हो जाते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो पहला अपना था प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। तो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में अपीयर एट द एनी एज, और ये जो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये किसी भी एज में जो है तो अपीयर हो जाता है। मीन्स कि जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस वो ओल्ड एज में ज़्यादातर हुआ करता था, लेकिन जो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये ज़्यादातर किसी भी एज में हो सकता है। इसमें ये गारंटी नहीं रहती कि ये ओल्ड एज में होगा, ये किसी भी एज में हो सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है दिस इज द रिजल्ट ऑफ एनी प्रीवियस बियर एंड टीयर फिनोमेना। मीन्स कि phenomena involving the joint such as previous injury, repetitive strain, sprain, and joint dislocation, fracture, यहाँ पे deformation होगा, congenital dislocation of hip disorder of nervous system। आप लोग इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही अच्छा इसमें पॉइंट लिखा है कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ एनी प्रीवियस बियर एंड टीयर फिनोमेना। मीन्स कि पेशेंट की पहले जो कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट हो गए हों, ट्रॉमा हो गया हो, इंजरी के वजह से, छोटी मोटी घटनाओं के वजह से हो सकता है। देन जॉइंट सच इज प्रीवियस इंजरी, उसको पहले से कोई इंजरी लगी हो तो उसको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज हो सकता है। रिपीटेटिव स्ट्रेन एंड जॉइंट डिसलोकेशन, उसके जॉइंट में डिसलोकेशन हो गया हो, या तो फिर जैसे कोई पेशेंट कहीं से गिर जाते हैं तो उनको फिर बाद में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फ्रैक्चर हो गया हो, जो यदि बचपन से उनके बोन में कोई डिफॉर्मिटी है तो उनको हो सकता है। एंड हिप डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, कुछ नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर इसलिए इन्वॉल्व है कि यदि किसी पेशेंट को नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर जब रहता है तो वो उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कोई सिजोफ्रेनिया का पेशेंट होते हैं तो उनको ये पता नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं अभी, और वो एक ही पोजीशन में 1-2 घंटे तक खड़े रहेंगे, जिससे हमारे जॉइंट्स में अफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, तो वो जॉइंट की जो कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय होती हैं और हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज होता है। देन लास्ट वाला पॉइंट है विच कॉज द एबनॉर्मल मूवमेंट, जो कि यदि नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर रहेगा तो वो उसके जो मूवमेंट है पेशेंट का वो एबनॉर्मल होंगी, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेगी जॉइंट को। देन इसके बाद हम रिस्क फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकती हैं। तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है ओल्ड एज, वो एज की वजह से सबसे ज़्यादा कॉज होती है कौन? ऑस्टियोआर्थराइटिस। देन सेक्स सबसे ज़्यादा वुमेन में होती है, देन फिर मेल में होती है। द ओबिसिटी इंक्रीज द रिस्क फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, हिप एंड स्पाइन। जो ओबिसिटी है, जो मोटापा है, वो सबसे ज़्यादा रिस्क कॉज करती है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। वो चाहे फिर नी में हो सकता है, हिप में और स्पाइन में भी हो सकता है। देन जेनेटिक डिफेक्ट दैट अफेक्ट द कार्टिलेज, और जेनेटिक डिफेक्ट भी बहुत ज़्यादा रिस्क करता है, क्योंकि यदि पेरेंट्स को हुआ रहता है तो बेबी को भी ज़रूर हो जाता है। ओवर यूज़ ऑफ इंजरी द जॉइंट, मीन्स कि जो लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं किसका? अपने जॉइंट का। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी ड्यूटी ही ऐसी रहती है कि उनको 12-12 घंटे तक उनको खड़े रहना पड़ता है या फिर बैठे रहना पड़ता है, तो इस वजह से जॉइंट में अफेक्ट पड़ता है और उनको कॉज होता है। देन न्यूरोपैथी,
पैथीज, और जिनको ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं तो उनके वजह से भी ये कॉज होता है। देन इसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि हाउ टू कॉज, कैसे स्टार्ट होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ईजी है। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर मीन्स कि अभी हम लोग ने फैक्टर देखा कि उनको पेरेंट्स के वजह से हो रहा था, बहुत ज़्यादा एज की वजह से हो रही थी। तो जितने भी हमने इटियोलॉजी देखा तो वो सारी इटियोलॉजी की वजह से, तो यही बता रहा है कि इटियोलॉजी की वजह से जो भी इटियोलॉजी हमने अभी डिस्कस किया, तो सबसे पहले क्या होगा कि डिसबैलेंस ऑफ कार्टिलेज। सपोज कि ये यहाँ पे एक जॉइंट है, सपोज यहाँ पे एक जॉइंट है, तो सबसे पहले डिसबैलेंस ऑफ कार्टिलेज, यहाँ पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं वो सबसे पहले डिसबैलेंस हो जाएंगी। देन क्या होगा, चलिए वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले डिसबैलेंस ऑफ कार्टिलेज हो गया। अब देन क्या होगा, सपोज ये कार्टिलेज है और ये बोन है, तो अब डेवलप ऑफ सरफेस एंड फिशर इन डीपर लेयर ऑफ कार्टिलेज। अब जो कार्टिलेज होंगी, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होंगी, तो वहाँ पे फिशर, वहाँ पे अल्सरेशन हो जाएगा। अल्सर मीन्स कि छोटे छोटे सेक्स बन जाएंगे, छोटे छोटे अल्सर हो जाएंगे यहाँ पे। देन क्या होगा कि फिशर, यहाँ की जो नर्व वेसल्स होगी, ब्लड वेसल्स, वो भी डैमेज हो जाएंगी। देन जो कार्टिलेज में जो ब्लड वेसल्स होती हैं छोटी छोटी, वो भी डैमेज हो जाएंगी। तो क्या हो रहा है कि सबसे पहले डिसबैलेंस ऑफ कार्टिलेज हुआ, कार्टिलेज में डिफेक्ट पड़ा। देन इसके बाद वहाँ पे अल्सर्स फॉर्म हो गए छोटे छोटे। देन फिशर का मीन्स क्या होता है कि यहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, जो कार्टिलेज की ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाती हैं। देन अब क्या लीड कर रहा है वो देखेंगे। सपोज यहाँ पे भी अब कार्टिलेज, फिर देखते हैं लॉस ऑफ लार्ज एरिया ऑफ आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। अब जब यहाँ पे इतने सारे रप्चर आएंगे तो यहाँ की जो कार्टिलेज है धीरे धीरे लॉस होने लगेंगी। देन क्या होगा, फिर चलते हैं देखते हैं बोन इज एक्सपोज्ड एंड सिस्ट डेवलप इन बोन। अब यहाँ की कार्टिलेज धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो जो बोन है तो एकदम पास हो जाएंगी। अब हम लोग जब भी चलते फिरते किसी भी टाइम, तो बोन से बोन अटैच होगी और टकराएंगी, तो देन क्या होगा, यहाँ पे एक दूसरे को बोन जो है तो इंजुरी कॉज करेंगी। तो देन यहाँ पे अब क्या होगा कि बोन एक्सपोज टू सिस्ट, अब बार बार बोन से बोन टकराएगी तो यहाँ पे सिस्ट कॉज होगा। देन ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज हो जाएगा। हम आपको इमेज के थ्रू दिखाना चाहेंगे कि गाइस यहाँ पे पहले तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ की जो कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं। देन कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बोन से बोन बार बार यदि अटैच हो जाएंगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो आई थिंक आपको पैथोफिजियोलॉजी क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले इटियोलॉजी की वजह से जो डिसबैलेंस हुआ कार्टिलेज, देन कार्टिलेज में डेवलप हो गया अल्सर्स और फिशर का डेवलप हो गया। देन फिर लार्ज अमाउंट में जो जोड़ होते हैं हमारे शरीर के, वो सारे उनका कार्टिलेज का लॉस होता है। देन बोन से बोन जब टकराएंगी तो सिस्ट बन जाता है, देन ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज हो जाता है। तो देन इसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम। तो जॉइंट पेन एंड ड्यूरिंग मूवमेंट, जब पेशेंट मूवमेंट करता है तो सबसे ज़्यादा उसको जॉइंट में पेन होता है। देन पेन इंक्रीज विथ एक्टिविटी एंड डिक्रीज विथ रेस्ट, जब पेशेंट एक्टिविटी कुछ भी काम करता है तो पेन ज़्यादा होता है, जिस जॉइंट पे ऑस्टियोआर्थराइटिस रहेगा वहीं पे पेन होगा। एंड डिक्रीज विथ रेस्ट, और जब पेशेंट रेस्ट करेगा तो पेन जो है तो डिक्रीज हो जाएगा। देन हो गया पैरेंथेसिस मीन्स क्या होता है कि टिंगलिंग, वहाँ पे झुनझुनी आने लगती है मे बी, और वहाँ की मसल्स जो है ना, जिस जॉइंट में भी पेन होगा मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस रहेगा, वहाँ की मसल्स वीक हो जाएंगी, ऑलरेडी वीक होंगी क्योंकि वहाँ पे बोन से बोन टकरा रही हैं तो मसल्स में तो अफेक्ट पड़ेगा ही। देन जॉइंट स्वेलिंग, और उस जॉइंट पे स्वेलिंग भी आ जाएंगी। देन
जॉइंट स्टिफनेस इन द मॉर्निंग। सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ये है कि मॉर्निंग में जो है तो पेशेंट का जो जॉइंट है वो अकड़ने लगेगा, ऐंठने लगेगा, स्टिफनेस होने लगेगा। देन क्या होगा कि लूज ऑफ जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, और जैसे जॉइंट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, वैसे मूवमेंट नहीं होगा। रिड्यूस रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट, मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट में, जैसे अभी जिसको विदाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस में जितना मूवमेंट हो जाता है तो उतना जॉइंट आर्थराइटिस में फिर नहीं होता। देन नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे कि ग्रेटिंग सेंसेशन एंड क्रेपिटस में बी प्रेजेंट ड्यूरिंग मूवमेंट। और सबसे इसमें ये सेंसेशन होगा कि यदि जिस पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस रहेगा तो उसके जॉइंट में आप यदि ध्यान से सुनेंगे तो उसमें ना कड़कड़ की आवाज़ आती है। क्रेपिटस का मीन्स यही होता है कि डिस्टर्बेंस ऑफ जॉइंट में जो आवाज़ आती है, तो उसकी बोन से बोन जब टकराती है तो वहाँ पे जॉइंट में आवाज़ आती है, तो उसको क्रीपटस बोलते हैं। और उसमें यही सेंसेशन होता है कि जब बोन से बोन टकराएंगी तो उसमें आवाज़ तो ऑलरेडी आएगी। देन इसके बाद डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसमें चेक होते हैं जिससे ट्रीटमेंट हो सकता है और फिर वो आर्थराइटिस को ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देन जिस जॉइंट पे है उस पर एक्सरे करेंगे, देन थर्ड है सीटी स्कैन भी करेंगे ताकि अच्छे से डिटेक्ट हो जाए उस कितनी बोन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। देन एमआरआई करेंगे, नेसेसरी टू गेट बेटर लुक एट द जॉइंट एंड सराउंडिंग टिश्यू, कि वहाँ की टिश्यू और सेल्स कितना डैमेज हो गई हैं और बोन कितना डैमेज हो गई, इसलिए सीटी स्कैन और एमआरआई करेंगे। देन सीबीसी ब्लड, मतलब कि ब्लड टेस्ट इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ, उसके लिए ब्लड टेस्ट करेंगे। देन जॉइंट फ्लूइड, जो हमने देखा कि ये सपोज बोन का जॉइंट है और यहाँ पे जॉइंट साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो साइनोवियल फ्लूइड टेस्ट करते हैं कि वहाँ पे फ्लूइड है कि नहीं, उसके बारे में वो करते हैं। ये तो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट था। देन इसके बाद हम मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं कि कौन कौन से मैनेजमेंट होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला एसिटामिनोफेन, ये पेन रिलीवर है कि एसिटामिनोफेन कैन रिलीफ पेन। एसिटामिनोफेन से जो है तो पेशेंट को पेन से रिलीफ मिलता है। देन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये इट मे बी रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड रिलीफ पेन। जो ये ड्रग्स होती हैं वो इन्फ्लामेशन को और पेन से रिलीफ देती हैं। तो देन इसके बाद कौन कौन सी हमने दो टैबलेट्स के मेडिसिन के बारे में पढ़ा, एक एसिटामिनोफेन जो कि पेन से रिलीफ मिलता है, और ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो कि इन्फ्लामेशन कम कर रही है और पेन को कम कर रही है। देन इसके बाद नेक्स्ट ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नारकोटिक और सेंट्रल एक्टिंग एजेंट। कुछ नारकोटिक और सेंट्रल एक्टिंग एजेंट देंगे जो जैसे कि ट्रामाडोल इस प्रिस्क्रिप्शन पेन रिलीवर। ट्रामाडोल एक बहुत इफेक्टिव ही ड्रग्स है जो कि पेन से रिलीफ मिलता है जिसको यूज करने से। देन टॉपिकल मेडिकेशन में क्या होगा, सेप्सिन ऑइंटमेंट यूज टू पेन रिलीवर। जो सेप्सिन ये ऑइंटमेंट होती है जिसको यूज करने से पेन से रिलीफ मिलता है। देन क्या है अपना विस्को सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट्स ये होते हैं कि इंजेक्शन ऑफ हाइल्यूरोनिक एसिड डायरेक्टली इनटू नी जॉइंट कैन पेन रिलीवर। ये हाइरुलेनिक एसिड को जो है तो डायरेक्टली नी जॉइंट में इंजेक्ट करते हैं जिससे पेन से रिलीफ मिलता है। देन इसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला मैनेजमेंट है ऑर्थोस्कोपी। देन ऑर्थोस्कोपी में क्या होता है कि ऑर्थोस्कोपी टू क्लीन आउट द डैमेज कार्टिलेज और रिपेयर टिश्यू। आर्थोस्कोपी में क्या होता है कि जो यहाँ की डैमेज कार्टिलेज हैं उनको जो है तो रिमूव कर देते हैं और वहाँ पे जो टिश्यू है उनको रिपेयर की जाती है। फर्स्ट वाली सर्जरी में क्या हो रहा है आपको अच्छे से एक बार और बता रहे हैं कि इसमें जो डैमेज कार्टिलेज है उसको रिमूव किया जाता है और जो टिश्यू डैमेज हो गए उनको भी रिपेयर किया जाता है फर्स्ट सर्जरी में। देन इसके बाद और एक पॉइंट लिखा है कि इट इज़ मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड ऑन द
नी एंड शोल्डर। और ये प्रोसीजर सबसे ज़्यादा नी जॉइंट और शोल्डर जॉइंट में की जाती है। देन इसके बाद दूसरा जो सर्जरी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट, इसमें क्या होता है कि इन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सर्जन रिमूव डैमेज जॉइंट सरफेस एंड रिप्लेस देम विथ प्लास्टिक एंड मेटल डिवाइस कॉल्ड प्रोस्थेसिस। इसमें जो सर्जन्स होते हैं जो हमारा डैमेज सरफेस होता है उसको रिप्लेस करते हैं और वहाँ पे प्लास्टिक एंड मेटल का डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम प्रोस्थेसिस भी बोलते हैं, प्रोस्थेसिस आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि जब पेशेंट का जो डैमेज पार्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद प्लास्टिक और मेटल का डिवाइस यूज करते हैं उसको हम प्रोस्थेसिस बोलते हैं। देन इसके बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि नर्सिस का क्या रोल होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। तो असिस्ट जॉइंट स्वेलिंग और डिफॉर्मिटी, जो जॉइंट में जो स्वेलिंग है और डिफॉर्मिटीज़ आ रही हैं उसको असिस्ट करना रहता है किसको, नर्सिस को। असिस्ट पेन डीप एकिंग होगा शायद यहाँ पे गाइस। तो जो पेन बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन होता है इस ऑस्टियोआर्थराइटिस में उसको भी असेस करते हैं। देन इसके बाद असेस फंक्शनिंग एक्टिविटी ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी, ये असेस करना है कि उसके जो हैंड्स हैं और पैर हैं वो कितना फंक्शन करते हैं। रिड्यूस पेशेंट बेड, और सबसे ज़्यादा पेशेंट को बेड से उसका वजन को ना कम करना रहता है। देन रेगुलर एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके लिए, यदि वो प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करेगा तो उसकी बॉडी मेंटेन रहेगी और पेशेंट जो है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस से प्रिवेंट किया जा सकता है। देन गाइस हमारा यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस कंप्लीट होता है। गाइस प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन मिलती है और हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।